दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। इन पहली बड़ी खबर है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा पहले भगवान राम और अब हनुमान की पूजा करने वालों को भी बंद करना चाहती है कांग्रेस। आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनावी समर अब अपने पूरे जोरों पर है। भाजपा के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी कर्नाटक के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया है, जिसके बाद भाजपा कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले भगवान राम को बंद किया, अब हनुमान जी की पूजा करने वालों को भी बंद करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर अपने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा करने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे हनुमान जी की पूजा करने वालों को बंद करने की पार्टी की कोशिश करार दिया। उन्होंने यह भी आरोप विजयनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लगाए हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि मैं हनुमान जी की भूमि पर आया हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे हनुमान की भूमि पर मत्था टेकने का अवसर मिला, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि अब मैं यहां पर अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहा हूं। तभी कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भगवान हनुमान को बंद करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम को बंद किया और अब उन्होंने बजरंग बली का नारा लगाने वालों को भी बंद करने की कसम खाई है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को भगवान राम से दिक्कत थी और अब उसे जय बजरंगबली कहने वालों से भी दिक्कत है। अगली बड़ी खबर, भाजपा के सिविल कोड के जवाब में कांग्रेस पार्टी का वादा, बजरंग दल पर लगाएंगे बैन। भाजपा ने की मुस्लिम लीग से तुलना। यह आपको बता दें कि कर्नाटक में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रमुखता दी थी। अब कांग्रेस पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। भाजपा के जवाब में कांग्रेस पार्टी ने दक्षिणपंथी संगठन बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से की है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर वो सत्ता में आती है तो बजरंग दल को बैन करेगी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सत्ताधारी बीजेपी राज्य में ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों और वर्गों के लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि जो भी संगठन समाज में धर्म और जाति के आधार पर घृणा फैलाने का काम करते हैं, पार्टी की सरकार बनने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और उसे बैन किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि पीएफआई और बजरंग दल जैसे और भी संगठन हैं जो कि शत्रुता और घृणा को बढ़ावा देते हैं, ऐसे संगठनों को बैन किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के बजरंग दल को बैन करने के वादे पर भाजपा ने कहा कि यह तो मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो जैसा है। आज तक कांग्रेस पार्टी ने पीएफआई पर बैन लगाने की बात नहीं कही थी। भाजपा ने यह सवाल भी उठाया कि उसके दौर में पीएफआई के नेताओं से केस क्यों वापस लिए गए थे। बता दें कि भाजपा ने वादा किया है कि सत्ता में वापसी करने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड और एनआरसी को लागू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, भाजपा ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा, भगवान हनुमान का अपमान। कांग्रेस पार्टी को जनता देगी करारा जवाब। ये आपको बता दें कि कर्नाटक की 224 सीटों वाली विधानसभा के लिए 8 दिन के बाद मतदान होना है। इससे पहले सियासी दलों के नेताओं ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में दक्षिणपंथी संगठन बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा कर दिया है। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने कहा कि जनता मतदान में कांग्रेस पार्टी को करारा जवाब देगी। भगवा पार्टी ने इसे भगवान हनुमान का अपमान बताया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कांग्रेस पार्टी का वादा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बचाने का प्रयास है। संबित पात्रा ने कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यह दुस्साहसी और तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। यह कांग्रेस का भगवान हनुमान का अपमान कर पीएफआई को बचाने का प्रयास है। संबित पात्रा ने कहा कि कर्नाटक भगवान हनुमान की भूमि है और कांग्रेस पार्टी ने हमारे भगवान का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक की पवित्र भूमि में ऐसा वादा किया है। हनुमान जी कर्नाटक के गौरवशाली देव हैं। कर्नाटक की भूमि हनुमान जी की भूमि है। कांग्रेस पार्टी ने हमारे देवता का अपमान किया है। संबित पात्रा ने कहा कि यह दुस्साहस है। कर्नाटक हमारे भगवान हनुमान जी का इस तरीके का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग 10 मई को वोट डालेंगे और कांग्रेस पार्टी को करारा जवाब देंगे। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह का बेंगलुरु में विशाल रोड शो, लगे जय श्री राम के नारे, मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस पर बोला हमला। यह आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को भरोसा जताया कि कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी 80 के दशक से ही ऐसा कर रही है। उन्होंने पहले भगवान राम को ताले में रखा और अब बजरंग दल के नाम से भी उन्हें परहेज है। बेंगलुरु के आडुगोड़ी जंक्शन से शुरू हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित
अमित शाह के रोड शो के दौरान उन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है और इसे कोई भी दल नहीं ला सकता है। कांग्रेस द्वारा राज्य में मुस्लिम आरक्षण लाने के वादे से जुड़े सवाल के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में ही नहीं आएगी तो आरक्षण कहां से लाएगी। रोड शो के दौरान मार्ग के दोनों ओर आसपास की इमारतों पर मौजूद लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह का अभिवादन किया। अमित शाह के वाहन के साथ साथ काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चल रहे थे जो पार्टी का झंडा लिए हुए थे और भाजपा तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगा रहे थे। उन्होंने जय श्री राम, बजरंगबली और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। लोगों ने अमित शाह पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई और गृह मंत्री अमित शाह ने उनका हाथ उठाकर अभिवादन किया। अगली बड़ी खबर, मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका। गुजरात हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से कर दिया इनकार। यह आपको बता दें कि गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उन्होंने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में अपनी दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को कोई भी अंतरिम संरक्षण देने से भी इनकार कर दिया और कहा कि छुट्टी से आने के बाद फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले में सूरत की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई थी जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिया गया था। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील को सूरत की सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर अंतरिम दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी थी और मामले की सुनवाई के लिए 2 मई की तारीख मुकर्रर की थी। अब न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को कोई भी अंतरिम संरक्षण देने से भी इनकार कर दिया है और कहा कि छुट्टी से आने के बाद फैसला सुनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात से भड़क गए हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि ये स्वीकार्य नहीं, हर तरीके से देंगे जवाब। यह आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया और नफरत फैलाने वाले संगठनों में पीएफआई के साथ बजरंग दल का नाम शामिल किया। इसके बाद बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी ने आज बजरंग दल की तुलना देशद्रोही और प्रतिबंधित पीएफआई से कर दी है। देश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। बजरंग दल इस चुनौती को स्वीकार करता है और सभी लोकतांत्रिक तरीकों से इसका जवाब दिया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर जमकर हमला बोलते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का आज जारी किया गया घोषणा पत्र यह दिखाता है कि यह पूर्ण रूप से मुस्लिम कट्टरपंथियों का घोषणा पत्र है। अगर जिन्ना जिंदा होते तो भी ऐसा घोषणा पत्र नहीं बनाते। कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम कट्टरपंथी पार्टी बन गई है। हमारे गृह मंत्री ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया था और अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे। अगली बड़ी खबर, पहलवानों पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने लगाए गंभीर आरोप। कहा बजरंग पुनिया ने आरोप लगाने के लिए किया लड़की का इंतजाम। यह आपको बता दें कि डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनके खिलाफ पहलवानों के विरोध प्रदर्शन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जो ताकतें शाहीन बाग किसान आंदोलन में सक्रिय थी वही आज दिखाई दे रही है। ब्रजभूषण ने कहा कि मैं शुरू से ही कह रहा था कि मेरा इस्तीफा इनका मकसद नहीं है, इनका निशाना तो कोई और है। इनकी मांग पर एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद भी ये घर नहीं जा रहे। जिस तरीके से प्रियंका गांधी, केजरीवाल, रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे और इन जैसे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिन भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और बाकी की चीजें हो रही हैं, इससे प्रतीत ये हो रहा है कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है। इसके पीछे कुछ उद्योगपति हैं, वे मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये खिलाड़ी भी पेड हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इस मामले में पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि जब उद्योगपति मेरे खिलाफ सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं तो जहां पर 5 से 10 लाख में लोग मर्डर करने के लिए घूमते हैं तो मुझे जान माल का भी खतरा है। इसमें हार जाएंगे तो वे मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने ये तय कर रखा है कि ब्रजभूषण सिंह को जीने नहीं देना है। आप बताइए कि कपिल सिब्बल साहब की फीस 50 लाख रुपए है। ये लोग तो 9 वकील खड़े कर देते हैं। क्या एक सामान्य खिलाड़ी इतने महंगे वकील लग सकता है? ये भी शाहीन बाग वाले आंदोलन की दिशा में बढ़ रहा है। ये लोग उत्तर प्रदेश और हरियाणा को बांटना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, धरने पर बैठे खिलाड़ियों के समर्थन में 360 गांव के प्रतिनिधि आज पहुंचेंगे जंतर मंतर। आम आदमी पार्टी ने किया बड़ा दावा। यह आपको बता दें कि जंतर मंतर पर इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठे खिलाड़ियों के समर्थन में दिल्ली के 360 गांव के किसान भी आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि खिलाड़ियों के समर्थन में बुधवार को दिल्ली के 360 गांव के प्रतिनिधि जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा
कि इस दौरान इलाके के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे और आंदोलन की आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नाम रोशन करने वाली इन बेटियों पर गर्व करते थे, लेकिन आज वो इनकी आवाज नहीं सुन रहे हैं। लगता है कि केंद्र सरकार गलतफहमी में है कि खिलाड़ियों की आवाज को दबा देगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। खिलाड़ियों की आवाज को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, भाजपा का अगला टारगेट है समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए तैयार की जा रही जमीन। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसमें पार्टी ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे को प्रमुखता से रखा है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में भी भाजपा ने यूसीसी लागू करने का वादा किया है। बता दें कि भाजपा के कई ऐसे मुद्दे थे जो कि जनसंघ के जमाने से ही चले आ रहे थे। इनमें आर्टिकल 370 को हटाना, राम मंदिर शामिल थे। भाजपा की इसी महत्वाकांक्षी लिस्ट में समान नागरिक संहिता भी शामिल है। माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले भाजपा का अगला टारगेट यूसीसी हो सकता है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र में भी भाजपा ने इसे शामिल किया था। भाजपा ने वादा किया है कि उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। यूसीसी के अंतर्गत पूरे देश में शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के अधिकार को लेकर एक तरीके का कानून बनाने का एजेंडा है जो कि सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होगा। बता दें कि यूसीसी का उल्लेख संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। बीजेपी समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहती है जिससे कि बिना भेदभाव किए पूरे देश में एक ही कानून लागू हो। हर जाति धर्म के लोगों पर एक ही कानून लागू होगा। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 से पहले इसे लागू कर सकती है। अगली बड़ी खबर, शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की आ गई बड़ी आफत। अब ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आया राघव चड्ढा और कैलाश गहलोत का नाम। ये आपको बता दें कि दिल्ली शराब कांड में आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार के मंत्रियों की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में राघव चड्ढा और कैलाश गहलोत का नाम लिया है। ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा कि आबकारी नीति बनाने के दौरान ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के समूह में ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत भी शामिल थे। ईडी ने दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में राघव मगुंटा, गौतम मल्होत्रा, राजेश जोशी को आरोपी बनाया है। वहीं तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अरुण पिल्लई और अमनदीप ढल को आरोपी बनाया है। कैलाश गहलोत नई आबकारी नीति पर विचार करने के लिए गठित समूहों के समूह का हिस्सा थे। आपको बता दें कि तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर एक बैठक में राघव चड्ढा भी मौजूद रहे थे। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि विजय नायर को आबकारी नीति बनाने, उसको लागू करने और अवैध गतिविधियों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का समर्थन और खुली छूट प्राप्त थी। अगली बड़ी खबर, विपक्षी एकता को ममता बनर्जी की पार्टी ने दे दिया बड़ा झटका। कहा, हमें हराने के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत कर रही कांग्रेस पार्टी। ये आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र एजेंसियां विपक्ष को तलब करती हैं तो कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है, जबकि उसके किसी नेता से पूछताछ हो जाए तो वो केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाती है। वहीं उन्होंने भाजपा से मिलीभगत करने का भी आरोप लगाया है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी ने पिछले महीने स्पष्ट कर दिया था कि वो कांग्रेस पार्टी और भाजपा दोनों से समान दूरी बनाए रखेगी। साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में भगवा खेमे का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय ताकतों के एक समूह की दिशा में काम करने की कोशिश करेगी। बनर्जी ने कहा कि भाजपा को सिर्फ टीएमसी ही हरा सकती है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी भाजपा के खिलाफ लड़ने की बात करती है, जबकि बंगाल में बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। वो हमारा विरोध करने के लिए भाजपा और वाम दलों से मिलीभगत कर रही है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा कि केवल टीएमसी ही भगवा पार्टी का सामना कर सकती है। अगली बड़ी खबर, शरद पवार के इस्तीफा देने के ऐलान पर रो पड़ी एनसीपी। अजीत पवार ने भी की बड़ी अपील। यहां आपको बता दें कि दिग्गज राजनेता शरद पवार की राजनीति के संन्यास ने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। पार्टी में भी हलचल तेज हो गई है। अध्यक्ष पद छोड़ने के फैसले के साथ ही पार्टी नेता काफी भावुक हो गए हैं। खबर है कि एनसीपी के मुंबई प्रमुख जयंत पाटिल रोने लगे। इसके अलावा कई एनसीपी नेता और कार्यकर्ता भी अपना दुख नहीं रोक सके। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार अब सीनियर पवार के इस्तीफे देने की बात से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले को लेकर आगे विचार किया जाएगा। प्रफुल्ल पटेल भी पुनर्विचार की बात कह रहे हैं और वरिष्ठ नेता छगन भुजबल फैसला वापस लेने की बात कर रहे हैं। भुजबल ने कहा कि तुम ही नेता हो और तुम ही पार्टी हो। इधर पाटिल का कहना है कि बगैर सीनियर पावर के जनता के पास में कैसे जाएंगे। बैठक के दौरान एनसीपी नेता और कार्यकर्ता लगातार सीनियर शरद पवार से फैसला वापस लेने की अपील कर रहे हैं। एक नेता ने कहा कि आपको यह फैसला वापस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरे
फिर राज्य से कार्यकर्ता मुंबई पहुंचेंगे। हालांकि शरद पवार ने कहा कि वो पार्टी के सभी कार्यक्रमों का हिस्सा बने रहेंगे। अगली बड़ी खबर, शरद पवार के फैसले से उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी के साथ में हो गया बड़ा खेला। लोकसभा चुनाव से पहले लगा बड़ा झटका। ये आपको बता दें कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए भी अगला साल यानी 2024 काफी अहम है। अगले साल जहां देश भर में लोकसभा के चुनाव होंगे तो वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होंगे। लेकिन इससे पहले ही मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कुछ ऐसी घोषणा कर दी जिसने सबको चौंका दिया। शरद पवार ने एनसी प्रमुख के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। यह इस्तीफा इसलिए काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि वो शरद पवार ही हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में एकदम विपरीत विचारधारा वाले दलों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। साल 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के सहयोग से महाविकास अघाड़ी का गठन किया गया। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी के दल पिछले कई दिनों से राज्य में रैलियों का आयोजन कर रहे हैं जिसमें काफी भीड़ जुट रही है। ऐसे में माना जा रहा था कि अगले साल लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को महाविकास अघाड़ी से जबरदस्त टक्कर मिल सकती है। राज्य में 48 सीटें हैं जो कि एनडीए और यूपीए दोनों के लिए ही सरकार बनाने में काफी अहम हैं। अब शरद पवार के इस्तीफे के बाद से यह साफ हो गया है कि एमबीए गठबंधन में बड़ी उथल-पुथल मचेगी। अब अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक तीनों दलों को एक साथ जोड़े रहना भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा। इसका सीधा फायदा चुनावों में बीजेपी को मिल सकता है। अगली बड़ी खबर, भाजपा ने 395 मुसलमानों को दिया टिकट। क्या योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के करीब आएंगे मुसलमान? ये आपको बता दें कि भाजपा ने यूपी निकाय चुनाव में 395 मुसलमान उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सोच के अनुरूप माना जा रहा है जिसमें उन्होंने पार्टी की हैदराबाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुस्लिम समुदाय के करीब जाने की बात कही थी। भाजपा का दावा है कि मुसलमानों के बीच में फैलाए गए भ्रम को दूर करने में बीजेपी कामयाब रही है। यही कारण है कि मुस्लिम मतदाताओं के बीच में उसकी पहुंच लगातार बढ़ रही है। चूंकि भाजपा अगले लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। यह लक्ष्य मुसलमान मतदाताओं के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता। यह भी माना जा रहा है कि यदि भाजपा मुसलमानों के एक वर्ग का वोट हासिल करने में सफल रहती है तो यूपी में नए राजनीतिक समीकरण पैदा होंगे जो दूरगामी परिणाम पैदा करेंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा? आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने कहा कि सच्चाई यही है। अब तक विभिन्न दलों के द्वारा मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाया जाता था। उन्हें बताया जाता था कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो वे संकट में पड़ जाएंगे। लेकिन केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आए 9 साल बीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार आए 6 साल से ज्यादा समय हो चुका है। इस बीच मुसलमानों ने यह बड़ा अनुभव किया है कि भाजपा सरकारों में उनके हितों के साथ में कोई भी समझौता नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी मुसलमान हैं। केवल 20% के लगभग आबादी होने के बाद भी मुसलमान केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं में 30 से 40% तक की हिस्सेदारी प्राप्त कर रहे हैं। इस कदम ने उनके इस विश्वास को और ज्यादा मजबूत करने का काम किया है कि भाजपा सरकार उनके साथ में धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर रही है। डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने कहा कि भारी संख्या में टिकट देकर भाजपा ने उन आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है जो ये कहते थे कि वो उनके वोट तो लेना चाहती है लेकिन उन्हें सत्ता की भागीदारी नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी मुसलमानों के बीच में फैलाया गया भ्रम और दूर हो जाएगा और वे अपनी पसंद के अनुसार अपने लिए नेताओं और राजनीतिक दलों का चयन करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि मुसलमान भाई बहन बीजेपी के करीब आते जा रहे हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या बीजेपी 2024 में एक बार फिर अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।